रात को देर तक जागने की वजह से रमना की आंख देर से खुली। अरशद साहब मेज पर पहुंचे तो कोई भी नहीं था। बेगम, अभी तक अयाज, रमना और सुमेहरा नाश्ते के लिए नहीं आए। क्या सो रहे हैं ये लोग? अरशद साहब ने अखबार लेकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो सब आ रहे हैं मामू जान। राबिया ट्रे मेज पर रखकर बोली। वकार भी अपनी कमीज का कॉलर ठीक करता हुआ आ गया और सलाम करके बैठ गया। सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे बातों में मगन थे। सुबह बखैर। चंद मिनट के बाद अयाज और रमना भी आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। दोनों के चेहरे उतरे उतरे से थे। क्या बात है रमना, आज आप लोग देर तक क्यों सोते रहे? क्या रात को देर तक जागते रहे थे? अरशद साहब मोहब्बत से बोले। जी हाँ डैडी, रात को हम लोग 2 बजे तक बातें करते रहे। बस फिर आंख ना खुल सकी। रमना चाय पीते हुए आहिस्ता से बोली। वकार बेटे, आप कहाँ रहते हैं? आज 15 दिन बाद आपको देख रहा हूँ। अरशद साहब ने वकार से पूछा तो वो पहलू बदलने लगा। चचा जान, मेरे दोस्त रियाज भी मेरे साथ मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं ना। मैं सुबह उनके पास चला जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर स्टडी करते हैं। वो जल्दी से बोला और कनखियों से रमना की तरफ देखा। उसका सर झुका हुआ था। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई हो रही है। मैं तो बहुत फिक्रमंद था। ठीक है, बस बेटे जरा दिल लगाकर पढ़ो। खुदा तुम्हें कामयाब करे। उन्होंने दुआ दी। वो तो इस कदर सादा और नेक दिल थे कि बहुत जल्द बातों में आ जाते थे। अब भी वो मुतमईन होकर चाय पीने लगे, लेकिन रमना बोले बिना ना रह सकी। किस कदर ढिठाई और दलेरी से झूठ बोल रहा था वो। डैडी, ये बात तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। दिल तो इनका खूब लगा हुआ है। इससे पहले के बाद भर्ती और वकार को अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत पेश आती कि साकिब कमरे में दाखिल हुआ। आदाब अर्ज। वह सफेद कुर्ता शलवार पहने काफी कमजोर नजर आ रहा था। वकार की जान बच गई। आओ आओ बेटे, अब तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आओ नाश्ता करो। बैरिस्टर साहब उसे देखकर बेतहाशा खुश हो गए। शुक्रिया अंकल, मैं नाश्ता कर चुका हूँ और तबीयत भी ठीक है। बस जरा कमजोरी सी महसूस होती है, वो आहिस्ता से बोला। आवाज में कपकपाहट और कमजोरी नुमाया थी। गुड्डू, तुम इधर आ जाओ, खड़े ना रहो, मैं स्टूल पर बैठ जाऊंगी। रमना ने अपनी कुर्सी खाली कर दी। नहीं नहीं, मैं स्टूल पर बैठ जाऊंगा। वो वहीं टिक गया। रानी, तुम कल रात को आई क्यों नहीं थी? अम्मी तुम्हारा इंतजार करती रही। शादी का फोन आया था, वो तुम्हें रिंग करती रही, लेकिन तुम्हारा फोन खराब था। फिर उसने मुझे फोन किया। कहने लगी, कैप्टन, रमना को मेरा पैगाम दे दीजिएगा। मैं 1 हफ्ते के लिए चचा और चची के साथ कराची जा रही हूँ। अगर मौका मिला तो वहां से खत लिखूंगी या रिंग करूंगी। मैंने कहा, भाई शादी, तुम चंद मिनट इंतजार करो, मैं रमना को बुला लाता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, नहीं साकिब भाई, आप बेआराम ना हो, रमना को मेरा पैगाम दे दीजिएगा। साकिब ने बताया। हाँ गुड्डू, मुझे पता है, शादी रात को मुझसे मिलकर गई है। हाँ गुड्डू, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, जरा मेरे कमरे तक तो चलो। वो संजीदगी से बोली। राबी, अयास, आप भी आ जाएं जरा, रमना ने खड़े होकर उनसे कहा। फिर जैसे उसे ख्याल आया तो वो मुड़ी। सुमेरा, तुम्हें मैं इसलिए नहीं बुला रही कि लोगों का मूड खराब हो जाएगा। वो वकार की तरफ देखकर बोली। ओहो रमना, पहले नाश्ता तो कर लेने दो सबको, जरूरी बात तो बाद में भी हो सकती है। हामदा बेगम ने टोका, लेकिन वो बजिद रही। मम्मा, नाश्ता तो हमने कर लिया है। ओफो अयास, उठो ना, क्या ठोंसते जा रहे हो? रमना ने उसका बाजू खींचा और जबरदस्ती उन सबको लेकर अपने कमरे में चली आई। वो दिल पर धरे बोझ को हल्का करना चाहती थी, जल्द अज जल्द साकिब से बात करना चाहती थी, और उसकी संजीदगी को साकिब हैरान कुन नजरों से देख रहा था। रमना, खैरियत तो है ना? भाई कमजोर और बीमार आदमी हूँ, कोई अच्छी बात करना मुझसे, कोई बुरी खबर सुनने का मुझ में हौसला नहीं है। यह सुनकर रमना सोच में पड़ गई। फिर राबी अयाज की तरफ मुड़ी, जो जरा बेचैन से खड़े थे। अजीब सी सिचुएशन में फंस गए थे वो। फिर अयाज, राबी, आपका क्या ख्याल है? कर दूं वो रात वाली बात? कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो जाए, उसने आहिस्ता से पूछा। रमना, मेरा जो ख्याल है, कोई बात मत करो। बेचारा अभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी नहीं हुआ, पता नहीं उसे कितना सदमा पहुंचेगा। राबी ने रोका, लेकिन अयाज ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, बात करने दो राबी, बार बार मरने से तो एक बार मरना अच्छा है। ये सिलसिला तो ख्वामखा तवील होता जा रहा है। रमना जरा हौसला करके साकिब के करीब पहुंची। वो उन्हें बगौर देख रहा था। गुड्डू, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वो उसके सामने दो जानू होकर बैठ गई तो साकिब ने इस अजीब सवाल पर उसे हैरत से देखा, फिर ठंडी सांस ली। क्यों, तुम्हें नहीं है क्या? आवाज में गहराई थी, लेकिन रमना ने उसका सवाल गौर कर दिया। और तुम मुझे दुखी देखना पसंद नहीं करोगे ना? रमना ने उसका हाथ थाम लिया। वो दिन आने से पहले मैं मौत की तमन्ना करूंगा रमना, वो आहिस्ता से बोला। तो फिर खुदारा, मेरी एक बात मान लो, उसने हाथ दबाकर आजिज़ी से कहा। तुम मुझसे एक बात के अलावा जो दिल चाहे मनवा लो, इनकार नहीं करूंगा। वो मुस्कुराया। वो एक बात कौन सी है जो तुम नहीं मानोगे? रमना ने पूछा। शादी की। मैं कभी शादी नहीं करूंगा, वो पलकें उठाकर बोला। लो, यही बात तो मैं तुमसे मनवाना चाहती हूँ। रमना ने उसका हाथ पकड़कर दुहाई दी। नहीं, ये नामुमकिन है, वो हाथ छुड़ाकर सख्ती से बोला। तुम्हें मेरी कसम है गुड्डू, मैं मर जाऊंगी। उसने मिन्नत की, आवाज भरा गई तो साकिब बेकरार होने लगा।
तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो रमना, आखिर वजह भी तो बताओ, मेरी शादी से तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा? वो जर्द हो गया। गुड्डू, वकार उस वक्त तक मुझसे शादी नहीं करेगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। वो चाहता है तुमसे मेरा हर नाता, हर ताल्लुक टूट जाए, लेकिन ये करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आसान तरीका सिर्फ ये है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। इस तरह विक्की का वहम खत्म हो जाएगा और फिर हम बगैर रोक टोक मिल सकेंगे। रमना ने वजह बताते हुए कहा तो वो थर्रा उठा। ये तो अजीब मसला खड़ा हो गया था। ये रमना उसे क्यों मौत के मुंह में धकेलना चाहती है? उसने सोचा तो दिलो दिमाग बागी हो उठे। ये नामुमकिन है रमना, मैं ये कदम हरगिज नहीं उठा सकता। आखिर मेरे भी कुछ जज्बात हैं, एहसासात हैं। मेरे दिलो दिमाग में भी एक तस्वीर है जिसे मैं हकीकत का रूप देना चाहता हूँ। उस तस्वीर को अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। जब मुझे मेरा आइडियल नहीं मिल रहा तो किस तरह एक अनजानी हस्ती को अपना शरीके जिंदगी बना लूं? उसने आंखें मूंद ली और जोर जोर से सर झटक कर इनकार किया। तो फिर तुम मुझे बता दो वो लड़की कौन है? मैं उसे मनाकर तुमसे शादी पर रजामंद कर लूंगी। रजामंद नहीं, तुम ये वादा पहले भी मुझसे करके तोड़ चुकी हो। वो गंभीर अंदाज में हंसा और रमना को शिकायती नजरों से देखा। वो तो मजाक कर रहे थे। साकिब, तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना तुम किससे शादी करना चाहते हो? रमना ने उसे झंझोड़ा। मैं किसी से शादी नहीं कर रहा। ऐसे ख्वाब बुनने से फायदा जो हकीकत का रूप ना धार सके। वो आहिस्ता से बोला। फिर उसने अयाज की तरफ देखा जो खिड़की से लगा होंठ काट रहा था और साकिब के दुख को महसूस कर रहा था। गुड्डू, गुड्डू, तुम्हें मुझसे जरा भर भी हमदर्दी नहीं है? तुम मेरे लिए ये मामूली सा काम भी नहीं कर सकते? रमना ने शिकवा किया। खूब, तो ये मामूली सा काम है, तुम क्यों नहीं मेरे लिए ये काम कर देती? साकिब की पेशानी पर शिकन आ गई। वो तो सिर्फ अपने मन की जलन से बेचैन थी, बाखबर थी, लेकिन साकिब के कुर्ब का अंदाजा ही नहीं था उसे। गुड्डू, फिर बताओ ना, मैं तो कब से कह रही हूँ। रमना ने इल्तिजा की तो साकिब इसको चंद लम्हों के लिए घूरता रहा, लेकिन वो तो जैसे अपनी ही धुन में मगन थी। कुछ नहीं है यार, आज तुम्हें सुबह सुबह बोर करने की क्यों सूझ गई है? साकिब उकता कर खड़ा हो गया, लेकिन रमना ने झट हाथ थाम लिया। मेरी जान पर बनी हुई है गुड्डू, और तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। वो रोहानसी हो गई। आखिर चाहती क्या हो तुम? वो झिंझला गया। वो तो आज उसके सब्र को बुरी तरह से आजमाने पर तुल गई थी। घंटे भर से तो बकवास कर रही हूँ कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। वो भी अकड़ गई और गुस्से में ऐन उसके सामने बिल्कुल करीब पहुंच गई। क्यों? वकार का मुझसे क्या ताल्लुक? अगर मैं पहले शादी कर लूं तब वो तुमसे शादी करेगा, वरना नहीं। मुझे क्या कुर्बानी का बकरा समझा हुआ है उसने? वो सुलग उठा तो रमना का चेहरा उतर गया। उसे जाने क्यों यकीन सा हो गया था कि आज वो पत्थर से सर फोड़ रही है। साकिब भी उसकी बात नहीं मानेगा। अच्छा साकिब साहब, यही सही। अगर तुम मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते तो मुझे भी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। अब मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। जैसा वकार चाहता है वही करना होगा मुझे। नहीं मिलूंगी आइंदा तुमसे। वो दांत भेजकर बाहर जाने लगी। आंसू तेजी से रुखसारों पर ढलक आए थे और यही बहुत था। साकिब को तड़पाने के लिए वो लरस कर बढ़ा। रमना, रमना। साकिब ने उसका बाजू थाम लिया। चंद लम्हों तक उसके आंसुओं से लबरेज आंखों में झांकता रहा, फिर सर पकड़कर सोफे पर गिर गया। वो हाथ थामकर पास बैठ गई, जैसे उसे तसल्ली देना चाहती हो, लेकिन साकिब को महज ढारस की जरूरत नहीं थी। अयाज और राबिया चुपचाप होंठ काटते हुए ये देख रहे थे। साकिब को यूं बेजान होकर गिरता देखकर अयाज लपका। साकिब, तुम ठीक तो हो ना? अयाज ने घबरा कर उसे हिलाया। उसका चेहरा खतरनाक हद तक पीला पड़ गया था, हाथ ठंडे हो गए थे। साकिब, साकिब। अयाज ने घबरा कर उसे हिलाया तो उसने बामुश्किल आंखें खोली। आंखें जिनमें अयाज को साकिब के अरमानों का खून नजर आया। उनमें दुख और अजियत की बहुतात थी। वो दूर हट गया। लो साकिब, पानी पी लो। राबिया ने नम आंखों से उसे देखते हुए गिलास बढ़ाया। वो तो उसकी खामोश चाहत की राजदार थी। शुक्रिया राबी, इसकी जरूरत नहीं है। वो खड़ा हो गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, फिर संजीदगी से बोला। सुनो रमना, अगर मैं हमेशा के लिए ये शहर, ये मुल्क छोड़कर चला जाऊं तो तुम्हारे वकार साहब मुतमईन हो जाएंगे, कर लेंगे तुमसे शादी। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। साकिब हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर कहीं चला जाएगा, ये ख्याल ही लर्जा देने वाला था। ओह नहीं गुड्डू, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। रमना बेकाबू होकर बोली तो उसने लम्हा भर को सांस रोक ली। रमना, तुम अपनी बात नहीं वकार की बात करो। तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे शादी कर लेगा? साकिब सख्त लहजे में बोला और रमना से दूर हट गया। उसको तो रमना के कठोरपन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बस तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। खुदा के वास्ते मुझ पर तरस खाओ। रमना ने हाथ बांध दिए। वो तो हर बात अपनी मनवाना चाहती थी। रमना, वो लरस कर रह गया और उसके हाथ थाम लिए। इस तरह तो रमना जज्बाती बातें करके बात मनवा लेती थी। अच्छा रमना, तुम खुश रहो। अगर तुम्हारी मर्जी यही है कि अपने हाथों से मुझे कफन पहनाकर कब्र में उतार दो तो मुझे ये मौत भी मंजूर है। वो कहकर बाहर जाने लगा तो रमना ने रास्ता रोक लिया। गुड्डू, मेरे प्यारे गुड्डू, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी है।
मैं तुम्हें अभी कहीं नहीं जाने दूंगी। वो बेतहाशा खुश थी, लेकिन साकिब का वजूद तूफानों की जद में था। उसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे अभी अभी उसने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किए हों। हट जाओ रमना, मेरा रास्ता न रोको। वो उसे सामने से हटाकर चला गया। राबिया मुंह फेर कर आंसू खुश करने लगी। साकिब ने हर बात मान तो ली है, फिर यह दिल क्यों उदास हो रहा है? रमना ने सर झटका। मैं फरीदा आंटी को यह खुशखबरी सुना दूं। रमना बाहर भाग गई और साकिब के घर जा पहुंची। आंटी, फरीदा आंटी, तोबा, आप कहाँ छुप गई हैं? रमना जोर जोर से आवाजें देती उन्हें कमरों में ढूंढने लगी। क्या बात है, आज तो हमारी बेटी रमना बहुत खुश नजर आ रही है। कर्नल शफीक वहां आ गए और रमना के कंधे के गिर्द बाजू डाल लिए। हाँ भाई, अब बताओ क्या बात है? वो प्यार से बोले। अंकल, जो बात मैं आपको बताऊंगी ना, उसे सुनकर आप भी खुशी से बेकाबू हो जाएंगे। जरा जल्दी से फरीदा आंटी को बुला लाएं। वो बेचैन हो गई और खुद ही उन्हें बाआवाज बुलंद पुकारने लगी। ओहो बेगम, अब आ भी जाओ ना, हमारी बेटी हमें कोई खबर सुनाने के लिए बेकरार हो रही है। कर्नल ने आवाज दी तो फरीदा खानम बावर्ची खाने से हाथ साफ करती बाहर आ गई। जी फरमाइए। वो हंसी हुई करीब आ गई। आंटी मुबारक हो, बेहद मुबारक हो। साकिब मान गए हैं। वो उनसे लिपट गई, लेकिन वो तो कुछ समझ ही ना सकी। भाई क्या मान गए हैं? वो हैरान होकर बोली। वो शादी के लिए रजामंद हो गए हैं। खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर यकीन ना आए तो राबी और अयाज से चलकर पूछ लें। आए ना। वो उन्हें खींचते हुए अपने घर ले आई। वो भी इस नामुमकिन और अनहोनी बात से इस कदर बदहवास हुई कि खींचती चली गई। डैडी, मम्मा, फूफा जानी, जरा जल्दी आइए ना। रमना ने ड्राइंग रूम सर पर उठा लिया था। वकार अरशद साहब के पास बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नागवार अंदाज से उसे देखा, लेकिन वो तो अपनी धुन में मगन थी। बोले चली गई और ऊंची आवाज में। डैडी, शफीक अंकल और आंटी को मुबारकबाद दीजिए कि साकिब शादी के लिए रजामंद हो गए हैं। मामा, आपने सुना, साकिब शादी कर रहे हैं। रमना ने कहा तो हामदा बेगम और सादिया बेगम हैरान रह गईं, क्योंकि ये बात तो किसी से ढकी छुपी ना थी कि साकिब शादी करने के सख्त खिलाफ था। रमना बेटी, क्या तुम सच कह रही हो? कर्नल शफीक ने बेयकीनी से कहा। सुबह ही तो इनकी साकिब से बात हुई थी और वो पहलू बचाकर रमना के घर खिसक गया था। हाँ बेशक, आप राबिया और अयाज से पूछ लें। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रमना ने पूछा तो राबिया ने इस बात में सर हिलाया, पर अयाज चुप रहा। उसे रमना पर गुस्सा आ रहा था। बस आंटी, अब जल्दी से कर डालिए साकिब की शादी। वो बेतहाशा खुश थी। भाई, लड़की के बगैर शादी कैसे हो सकती है? पहले लड़की तो ढूंढो। कर्नल ने हंसकर कहा। वो तो निहाल हो गए थे। रमना बेटी, मुझे यकीन था कि साकिब तुम्हारी बात नहीं टालेगा। तुमने तो नामुमकिन काम मुमकिन कर दिया है। खुदा तुम्हें इसका अजर दे। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? फरीदा खानम ने उसे गले लगा लिया और दुआएं देने लगी तो रमना बोली। बस आंटी, अब आप गुड्डू के लिए बेहद प्यारी सी लड़की जल्दी जल्दी ढूंढें। वो हंसकर बोली। तुम्हें साकिब की पसंद का पता है बेटा। अब लड़की भी तुम और राबिया मिलकर ढूंढो। हम बुड्ढी बुड्ढे को मत मत बीच में घसीटो। बस जहां तुम कहोगी हम वहीं ब्याह कर देंगे। वो हंसकर बोली। लेकिन ये साकिब कहाँ है? फरीदा खानम ने बेकरार होकर पूछा। वो तो बेटे को उसके सही फैसले पर मुबारकबाद देकर गले लगाकर बलाए लेना चाहती थी। आंटी, वो तो उसी वक्त कार में बैठकर चले गए थे। क्या अभी तक घर नहीं पहुंचे? राबिया ने पूछा। नहीं, घर तो नहीं आया साकिब। खैर, अब हम चलते हैं। रात को साकिब के साथ आकर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। मैं कुछ लड़कियों को जानती हूँ, वो भी देख लेंगे। पहले मैं खुद भी साकिब से पूछ लूँ, जरा तसल्ली हो जाएगी ना। कर्नल अपनी बेगम के साथ चले गए। सभी अपनी बातों में मसरूफ हो गए थे। विक्की, आज तुम अपने दोस्त रियाज के घर नहीं गए? रमना उसके पास सोफे पर बैठ गई। वो जो सबसे लाताल्लुक बैठा था, रमना के सवाल को वो तंज समझकर चिढ़ गया। तुम्हें अगर मेरा घर में रहना नापसंद है तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा। वो रखाई से बोला और फाइल संभाल कर बाहर चला गया। रमना ने सबकी तरफ देखा, फिर उसके पीछे बाहर आ गई। वो लॉन में कुर्सी पर बैठ गया था। चेहरे पर सोचों के साए फैले थे। जाने वो किस धुन में था। विक्की, अभी भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ? वो झुककर बोली। हमेशा की तरह इस बार भी वो खुद झुक गई थी, खुद मना रही थी उसे। क्यों, तुमने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि मेरा मूड ठीक हो जाएगा? उसने होंठ तोड़कर सख्ती से पूछा। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर साकिब को शादी पर रजामंद कर लिया है। अभी भी तुम नाराज हो? वो उसकी आंखों में झांक कर बोली। तुम मेरी खातिर साकिब की शादी करवा रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? वो गुस्से से बोला। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है वकार। मैंने रात को तुम्हारी और सादिया चची की बातें सुन ली थी। यही नहीं, बल्कि तुम्हारी और योबा साहिबा की गुफ्तगू भी सुन ली थी। वो कुछ रंजीदा हो गई, फिर करीब झुकी। वकार, तुम हमेशा मुझ पर शक करते रहे। साकिब और मेरे बारे में तुमने इतनी गंदी बातें की, इल्जाम तराशते रहे। यही एतमाद है ना तुम्हें मुझ पर? मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर पूछूंगी कि अगर साकिब और मैं
کہ اگر ثاقب اور میں برے بدنیت انسان ہیں تو تم کون سے اچھے ہو، با کردار ہو؟ تم بھی تو صبح سے آدھی رات تک ایک غیر لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو۔ اگر میں ثاقب سے ملنے رات کو جاتی ہوں تو تم بھی تو آدھی رات کے بعد یوبا کے ساتھ واپس آتے ہو۔ جو باتیں رات کو وہ شریف زادی تم سے کر رہی تھی، کیا میں ثاقب سے ایسی باتیں کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے وقار، اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں بھی اب تمہارے سامنے سوال بن کر نہیں آؤں گی۔ اب میں کبھی تم سے تمہاری محبت نہیں مانگوں گی، کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ منہ ڈھانپ کر وہاں سے جانے لگی۔ دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اوہ رانی، وقار کی دبی ہوئی محبت نے جوش مارا تو اس نے بڑھ کر رمنا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ توبہ توبہ، تمہیں تو لڑنا بھی آ گیا ہے، اب اپنی تو خیر نظر نہیں آتی ہے۔ وہ اس کے آنسو خوش کرنے لگا اور رمنا کو قریب کر لیا۔ جی، آپ کی یوبا سے زیادہ نہیں لڑتی، رات تو وہ مزاج درست کر رہی تھی نا آپ کا، رمنا نے طنز کیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے ایاز اور رابعہ نہ روکتے تو میں اس وقت وہاں تمہارے سامنے اسی کے دانت توڑ دیتی، وہ غصے سے بولی۔ حسد و جلن کے جذبے سے اس کے ملیح چہرے پر رنگ بکھر گئے تھے، پر وقار چڑ گیا۔ یہ تم نے اور ایاز وغیرہ نے جاسوسی کب سے کرنی شروع کر دی ہے؟ وہ ناگوار انداز میں بولا۔ اوہ بھلا ہمیں کیا ضرورت ہے جاسوسی کرنے کی؟ اللہ میاں نے خود ہی آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ کل میری طبیعت اداس تھی، اس لیے میں اکیلی لان میں بیٹھی تھی۔ رابعہ اور ایاز وہاں آ کر مجھے سمجھا رہے تھے کہ تبھی آدھی رات کو آپ تشریف لائے، اپنی یوبا سمیت۔ رمنا نے جل کر کہا تو وقار نے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، کیوں رمنا ارشد، کیا ثاقب کی شادی کی خبر سن کر اداس ہو رہی تھی تم؟ وہ چبا چبا کر بولا تو رمنا کی تیوری چڑھ گئی۔ وقار، فضول باتیں مت کریں، شاید آپ کو پتا نہیں کہ ثاقب تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو مجھے رابی نے سمجھایا کہ اس وقت تک میرے اور آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ثاقب کی شادی نہیں ہو جاتی، ورنہ آپ ہمیشہ میرے اور ثاقب کے تعلقات پر شک کرتے رہیں گے۔ اسی لیے میں نے ثاقب کو اپنی قسم دے کر، منتیں کر کے شادی کے لیے رضامند کر لیا ہے۔ پھر جب اسے رضامند کرنے منانے والی بھی میں ہوں تو پھر بھلا میں اداس کیوں ہونے لگی؟ وہ تنک کر بولی۔ لیکن وہ تو رمنا کو سلگانے کے موڈ میں تھا، دل میں چھپے وہموں کو زبان سے عیاں کرتا چلا گیا۔ رمنا، خواہ مخواہ ظلم کر رہی ہو بیچارے کیپٹن ثاقب عرف گڈو پر، مر جائے گا وہ تو صدمے سے، وہ خونخوار لہجے میں بولا تو رمنا نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز وکی، فضول باتیں مت کرو، اور یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے دوستی کرنی ہے یا نہیں؟ ویسے کتنے برے انداز سے وہ ثاقب کا تذکرہ کر رہا تھا۔ رمنا کو وقار کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے دوستی نہیں کرنی تو کیا کر لو گی؟ وہ اسے بغور دیکھ کر مضحکہ خیز انداز سے بولا۔ کرنا کیا ہے، بس کچھ نہیں کروں گی، تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنی جان تو دے سکتی ہوں نا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو وقار اسے بغور دیکھ رہا تھا، اور رمنا کے زرد چہرے اور چہرے کے تاثرات دیکھ دیکھ کر اس کا غصہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جیسا کہ وقار چاہتا تھا کہ رمنا منتیں کرے، وہی ہو رہا تھا۔ بیوقوف، احمق لڑکی، کبھی کبھی تمہاری سادہ لوہی پر شدید غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے تمہاری گردن دبا دوں۔ وقار نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پکڑ لی اور آہستہ سے جھٹکا دیا۔ اس کی انا کو تسکین جو مل گئی تھی، وہ رمنا کو قدموں پر جھکا دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا۔ دبا دو میری گردن، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ ہاں ہاں، اب تو تم چاہو گے کہ مجھ سے جان چھوٹے، تمہیں یوبا جو مل گئی ہے محبت کرنے کے لیے۔ وقار، میں کہے دیتی ہوں، اگر اس لڑکی نے پھر تم سے رومانٹک ہونے کی کوشش کی تو میں اس حرافہ کو شوٹ کر دوں گی، اور اب تمہیں بھی ریاض کے گھر جانے کی اجازت اور ضرورت نہیں ہے، رمنا نے تنبیہی انداز میں کہا۔ وہ تو وقار کا بحال موڈ ہوتے ہی اس پر حق جمانے بیٹھ گئی تھی۔ چلو سودا کر لو، اگر تم ثاقب سے نہیں ملو گی تو میں بھی یوبا اور ریاض سے نہیں ملوں گا، ان کے گھر نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اگر تم اس کپتان گڈو کے گھر گئیں تو میں بھی ریاض وغیرہ کے گھر ضرور جاؤں گا۔ وہ بھویں اچکا کے جھٹ سودا بازی کرنے لگا۔ وہ تو ہر حال میں رمنا کو ثاقب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وکی، فی الحال میرے لیے یہ وعدہ کرنا مشکل ہے، دیکھو نا، مجھے ابھی گڈو کے گھر جانا پڑے گا کیونکہ میں نے فریدہ آنٹی کے ساتھ مل کر اس کا رشتہ ڈھونڈنا ہے، لڑکی تلاش کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں ثاقب کی دلہن اپنی پسند کی لاؤں، جتنا اچھا وہ خود ہے نا، اس کی دلہن بھی تو ویسی ہی پیاری سی ہونی چاہیے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ناراض مت ہونا۔ اس نے منت کی تو وقار مان گیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن رمنا، مجھے بھی ریاض سے تو آج کل ضرور ملنا ہی پڑے گا، امتحان کی تیاری میں مدد ملتی رہے گی، وہ نرمی سے بولا۔ اچھا، تم یوبا سے نہیں ملو گے، میری قسم کھاؤ، رمنا نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اچھا بابا، اچھا، نہیں ملوں گا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب مجھ سے میرا حال دل تو سنو۔ پتا ہے جب تم نواب پور نہیں آئی تھی نا پاس ہونے کی مبارکباد دینے، تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ دل چاہتا تھا فوراً پشاور پہنچ کر تمہیں اور اس گڈو کو شوٹ کر دوں۔ وہ اس کے بال کھینچ کر بولا، تمہیں تو ہمیشہ مجھ پر غصہ ہی آتا ہے، کبھی غصے کے علاوہ اور بھی کچھ آیا ہے؟ وہ یاد زدہ لہجے میں بولی۔ پیار آتا ہے، لیکن کبھی کبھی اب بھی آ رہا ہے تم پہ۔ وقار نے سرگوشی کی اور اس کی طرف جھکا۔
काश ऐसा हो ही जाए कि तुम्हें हमेशा मुझ पर प्यार आए। वो उसके कंधे से लगकर हसरत भरे लहजे में बोली तो वकार को बेतरह से प्यार आने लगा। अरे रमना, जरा सामने तो आओ। वकार ने उसका बाजू पकड़कर सामने खड़ा कर दिया और गौर से देखने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके तासुरात बदलने लगे, चेहरे पर नरमी फैल गई, आंखों में प्यार के दीप जलने सुलगने लगे। रमना, जानती हो तुमसे दूर रहकर मैं कितना तड़पता हूँ। तुम्हें मैं दूर से देख देख कर जलता था। दिल चाहता था तुम्हें जबरदस्ती बाजुओं के घेरे में छुपा कर सबसे दूर ले जाऊं, जहां तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी ना हो, कोई हमें जुदा ना कर सके, हमारे बीच ना आ सके। लेकिन तुम इतनी अनजान थी, इतनी बेखबर, मेरे वजूद से लापरवाह कि मैं सुलग उठता था। वकार दोनों हाथों में उसका चेहरा थामे वालेहाना अंदाज से देख रहा था और बोले चला जा रहा था। और रमना मदहोश हुई जा रही थी, वजूद जल्जलों की जद में आकर लर्ज रहा था। विक्की, विक्की, मेरे तो कान तरस गए थे तुम्हारी प्यार भरी आवाज सुनने के लिए। और तुमने क्या कम सताया है, तरसाया है मुझे। वो उसका मंगेतर ही तो था, जिस्म और रूह का मालिक। तभी वो दोनों ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की तलख दुनिया में लौट आए। रमना को कोई बुला रहा था। रानी, ओ रानी, अयाज ने पोर्च में रुककर उसे आवाज दी। वो उसे ढूंढता फिर रहा था। यह दखल अंदाजी वकार को सुलझा गई। इसको भला क्या तकलीफ हो रही है, तुम्हें क्यों आवाजें दे रहा है? वकार ने नागवार लहजे में कहा तो रमना ने टोका। हाय तोबा, विक्की, तुम अयाज को एकदम से नापसंद क्यों करने लगे हो? हालांकि वो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, प्यार करता है। कल ही जब तुम सादिया चची से उसकी बुराइयां और शिकायतें कर रहे थे तो वो बेचारा इतना हर्ट हो रहा था कि दुख की शिद्दत से रोने को था। रमना ने ये कहा ही था कि वकार का मुंह बन गया। अच्छा है, जो लोग छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनते हैं वो तो हर्ट जरूर होंगे। भला तुम लोगों को मेरी जासूसी करने की जरूरत क्या थी? यही आदत अयाज की मुझे सख्त नापसंद है। दूसरों के मामलात में जबरदस्ती टांग अटकाता रहता है। वो गुस्से से बोला। भाई, तुम्हें बताया तो है कि इत्तफाकन हम लोगों ने तुम्हारी बातें सुन ली, वरना हमें क्या जरूरत पड़ी है जासूसी की? रमना ने झूठ बोला। हालांकि वो फितरतन खोजी तबीयत की मालिक थी। अगर उससे कुछ छुपाने की कोशिश भी की जाती तो जासूस उसे चैन नहीं लेने देता था। वो तो हर बात, हर राज की गहराई तक पहुंचने की सही करती थी। कल भी तो वो सादिया चची और वकार की बातें सुनना चाहती थी। खैर, अब तुम इससे पूछो तो सही, ख्वामखा क्यों शोर मचा रहा है? वकार ने मुंह बनाया। ये अयाज, इस तरफ आ जाओ, लॉन में बेंच की तरफ। रमना ने उसे आवाज देकर वहीं बुला लिया। रानी, आंटी फरीदा का फोन आया है, वो तुम्हें घर बुला रही हैं। अयाज ने जरा दूर रुककर पैगाम दिया। फरीदा आंटी बुला रही हैं? फिर तो जाना ही पड़ेगा अयाज, तुम मुझे साकिब के यहाँ छोड़ आओ। वो खड़ी हो गई तो वकार ने उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं, अभी मत जाओ रानी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वकार ने उसे रोक लिया तो वो समझाने लगी। देखो विक्की, मेरा ख्याल है इस वक्त तो तुम मुझे जाने ही दो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर रात को हम देर तक बातें करेंगे। या तुम भी मेरे साथ चलो। रमना ने उसे दावत दी साकिब के घर चलने की। मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हारे साथ साथ साकिब साहब के घर जाऊं, तुम ही जाओ। वो जेबों में हाथ डालकर अंदर चला गया तो अयाज ने उसके कंधे पर हाथ मारा। मुबारक हो रानी, सुलह हो गई तुम्हारी मिस्टर वकार से। मुझे तो पहले ही पता था कि बेचारे साकिब का पत्ता करते ही वकार ठीक ठाक हो जाएंगे, अयाज ने कहा। हाँ, शुक्र है सुलह हो तो गई है। वैसे मैंने वकार को बता दिया था कि हम सब ने उसकी और जोबा की बातें सुनी थी, रमना ने साथ चलते हुए कहा। फिर क्या कहने लगा? अयाज ने उसके पहलू बा पहलू चलते हुए पूछा तो रमना ने कंधे झटके और ठंडी सांस लेकर बोली। कुछ नहीं, जवाब ही गोल कर गया। वो साकिब के घर पहुंच गए। फरीदा खानम और कर्नल शफीक ड्राइंग रूम में परेशान बैठे थे। उन्हें देखते ही फरीदा खानम खड़ी हो गई और बेताबी से पूछने लगी। रमना बेटा, साकिब सुबह का निकला हुआ है, अब तक घर नहीं आया। उसने कुछ बताया था तुम्हें कि कहाँ जाएगा? तो रमना ने नफी में सर हिलाया। जी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया, बस मेरे रोकने के बावजूद वो चले गए, रमना ने बताया। देखो, रात के 9 बज गए हैं, आखिर वो कहाँ चला गया है? अभी तक तो पूरी तरह सेहतयाब भी नहीं हुआ, बेहद कमजोर है। वो दिल थाम कर बैठ गई। ओहो बेगम, आप तो खामखा परेशान हो रही हैं, किसी दोस्त के हत्थे चढ़ गया होगा, कर्नल पाइप सुलगाकर बोले। नहीं, अगर वो किसी दोस्त के पास होता तो मुझे जरूर फोन करता। वो मेरी आदत जानता है, उसे पता है कि मैं बहुत जल्द घबरा जाती हूँ। वो जहाँ भी जाए मुझे जरूर बता कर जाता है, और अगर वहाँ देर हो जाए तो फोन कर देता है। खुदाया, मेरे बच्चे को अपने हिफ्जो अमान में रखना। मैं बेकरार हो गई। आंटी, आप फिक्र मत करें, साकिब बस आते ही होंगे। रमना भी घबरा सी गई। फिर वो सोचने लगी तो उसे उनकी बात में वजन नजर आया। वो भी तो उसकी आदत से बाखूबी वाकिफ थी। वैसे वैसे अंकल, आंटी कह ठीक रही हैं। गुड्डू, अगर आंटी को इन्फॉर्म ना करते तो मुझे जरूर कर देते। प्लीज अंकल, पता करवाएं ना आप। रमना उनका कंधा हिलाकर बोली तो अयाज ने भी दखल दिया। अंकल, आप साकिब के दोस्तों को फोन करके पता कर लें। वैसे आज साकिब बहुत डिप्रेस और उलझे हुए थे, अयाज ने बताया और गुस्से से रमना को घूरा।
ایاز بیٹے، ہمیں تو ثاقب کے کسی دوست کا فون نمبر ہی نہیں یاد، کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی فون کرنے کی۔ اس کے دوست گھر آ کر مل جاتے ہیں، اور وہ بھی تم لوگوں کے علاوہ کسی سے اتنا بے تکلف نہیں ہے۔ اب کرنل نے بھی پریشان ہو کر کہا، انکل، ان کے دوستوں کے فون نمبر جس ڈائری میں لکھے ہیں نا، میں وہ لے آتی ہوں۔ رمنا ثاقب کے کمرے کی طرف بھاگی اور اس کی الماری میں سے ڈائری نکال کر واپس آ گئی۔ کرنل نے فون سنبھال کر ثاقب کے دوست میجر دورانی کا نمبر ملایا، جو فوراً کسی نے اٹھا لیا۔ ہیلو، دیکھیے، میں کرنل شفیق بول رہا ہوں، کیپٹن ثاقب کا والد۔ کیا ثاقب آپ کے پاس ہیں؟ جی، اچھا، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ انہوں نے مایوسی سے فون بند کر دیا۔ سب بے چینی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ لائیے انکل، میں کرتی ہوں۔ جب تک آپ فون پر بات کرتے ہیں میرا دل دھڑکتا رہتا ہے۔ رمنا نے ریسیور تھام لیا اور کیپٹن پرویز کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دیکھیے جی، ذرا کیپٹن پرویز سے بات کروا دیں۔ دیکھیے خاتون، میں ان کے دوست ثاقب کی کزن بول رہی ہوں۔ او ہو محترمہ، آپ خواہ مخواہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ میں نے تو آج تک آپ کے شوہر کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھے صرف آپ کے پرویز صاحب سے ضروری باتیں پوچھنی ہیں۔ رمنا ماتھے پر بل ڈال کر بولی، لا حولا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کے میاں کو پھنسانے کی؟ عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ۔ وہ کھول گئی اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا۔ ایاز، ان محترمہ کا کوئی سکرو ڈھیلا لگتا ہے۔ کہتی ہے میں جانتی ہوں تم میرے میاں کو فون پر تنگ کرتی ہو اور اسے محبت کے جال میں پھنسا رہی ہو۔ ایاز نے یہ سن کر ریسیور پکڑ لیا۔ رمنا فریدہ آنٹی کو اس شکی اور وہمی عورت کے بارے میں بتانے لگی۔ ہیلو، دیکھیے محترمہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کرنل شفیق کے گھر سے بول رہا ہوں۔ صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا کیپٹن ثاقب آپ کے گھر آئے ہیں؟ اچھا، مہربانی۔ ایاز نے فون بند کر دیا۔ ثاقب وہاں بھی نہیں ہے، وہ مایوسی سے بولا۔ پھر ایاز نے ثاقب کے 3-4 دوستوں کو فون کر کے پتہ کیا، لیکن ثاقب کا کچھ پتہ نہ چلا۔ فریدہ خانم سہم کر رونے لگی۔ او ہو بیگم، مجھے تو اب یاد آیا ہے، معاف کرنا بیگم، میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ ثاقب تو فیصل آباد گیا ہے نواب زادہ جمشید کے ساتھ۔ کرنل ماتھے پر انگلی مار کر پرجکین لہجے میں بولے تو فریدہ خانم نے انہیں بغور دیکھا۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تو کرنل نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آف کورس نوٹ، بھائی یہ گورنمنٹ ٹھیک ہی ہم بڈھوں کو ریٹائر کرتی ہے، دماغ تو حاضر نہیں ہوتا ہمارا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اب بھی خواہ مخواہ میں خود بھی پریشان ہوا اور سب کو بھی ہراساں کیا ہے۔ وہ ثاقب نے مجھے 10 بجے کے قریب فون پر کہا تھا کہ اسے نوابزادہ جمشید بازار میں مل گئے تھے اور اب زبردستی اپنے ساتھ فیصل آباد لیے جا رہے ہیں۔ وہ کل پرسوں تک لوٹ آئے گا، اور کہا بھی تھا ڈیڈی ممی کو بتا دیجیے گا۔ کرنل مطمئن انداز میں بولے تو سب نے سکا سانس لیا۔ میں کہتی ہوں اپنے حافظے کا علاج جلد کروائیے۔ توبہ، کتنا پریشان کیا آپ نے ہمیں، فریدہ خانم بگڑ کر بولی۔ اچھا، میں کل ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر معائنہ کرواؤں گا۔ وہ مذاق کرنے لگے۔ اب آپ ہمیں کھانا تو کھلوائیے، صبح سے فاقہ کروا رہی ہیں۔ کرنل نے ہنس کر کہا، ہائے انکل، آپ لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ ٹھہریے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ رمنا اور فریدہ خانم اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ کرنل انکل، کیا واقعی ثاقب فیصل آباد گئے ہیں؟ ایاز نے انہیں بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو کرنل نے افسردگی سے دیکھا اور سر ہلایا۔ نہیں ایاز، مجھے ثاقب کی خبر نہیں ہے، لیکن میں بیگم اور رمنا کو نہیں بتانا چاہتا، وہ تو رو رو کر ہلکان ہو جائیں گی۔ ہاں ایاز، ثاقب آج ڈپریس کیوں تھا؟ کرنل شفیق پریشان تھے، ایاز نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے بتایا۔ وہ انکل، آپ کو اور فریدہ آنٹی کو پتا تو ہے، شاید عنقریب وقار اور رمنا کی شادی ہو جائے گی، اور ثاقب رمنا کو بہت پسند کرتا ہے۔ ایاز ہچکچایا۔ بس صبح ثاقب ہماری طرف آئے تو یہی ٹاپک چل رہا تھا، پھر رمنا ثاقب کے پیچھے پڑ گئی کہ تم بھی شادی کر لو۔ پہلے تو ثاقب انکار کرتا رہا، لیکن جب رمنا نے اپنی قسم دے دی تو بے بس ہو گیا، پھر بڑی مایوسی کے عالم میں گھر سے نکل گیا۔ ایاز نے بتایا تو کرنل جیسے خود کلامی کرنے لگے۔ نہیں، میرا بیٹا اس قدر بزدل تو نہیں ہو سکتا کہ محبت میں مایوس ہو کر خودکشی کر لے۔ جو لوگ برسوں سے عشق کی آگ سینے میں بھڑکائے چپ چاپ جلتے رہیں، وہ تو بہت بہادر ہو جاتے ہیں، وہ تو پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ نہیں، ثاقب اتنا کم ہمت نہیں ہو سکتا، کرنل خود سے بولے۔ آئیے انکل، کھانا کھا لیں۔ رمنا نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا تو کرنل نے اس کے کندھوں کو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہیں انکل، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ پلکیں جھپکا کر بولی تو وہ عجیب سے انداز سے اسے گھورے چلے جا رہے تھے۔ دیکھ رہا ہوں رمنا بیٹا کہ وہ جری مرد جو میدان جنگ میں موت سے ٹکرا جاتا ہے، ٹینکوں توپوں کا رخ پھیر دیتا ہے، فراق سینے پر گولیاں کھاتا ہے، لیکن مضبوطی سے اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ہتھیار بھی اس کے ولولے اور جوش کے سامنے ہیچ ہوتا ہے۔ پھر وہی قوی مرد ایک کمزور عورت کی نگاہوں کی تپش سے پگھل کر موم کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کے ارادے ولولے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ معنی خیز انداز سے رمنا کا ہاتھ جھٹک جھٹک کر بول رہے تھے۔ وہ بے تحاشا ہنس دی۔ دیکھ لیجیے انکل، یہ ہم عورتوں کے کمال ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ فوجی لوگ خواہ مخواہ اتنا کیا لکھا ہوا ہے، اتنا ضائع کرتے ہیں۔
آپ کو چاہیے کہ حسین عورتوں کا ایک فوجی دستہ بنائیں، ان کو خوبصورت لباس پہنا کر، نوک پلک سنوار کر، یعنی فالس لیشز اور کٹنگ لینس مسکارا اور شیڈوز لگا کر انہیں آپ اپنے دشمنوں کے سامنے کر دیں۔ پھر جب وہ اپنے حسن کی بجلیاں گرائیں گی تو سب دشمن دل تھام کر تڑ تڑ کر کے مر جائیں گے۔ رمنا نے ہنس کر مذاق کیا۔ اور اگر دشمنوں نے بھی ایسی زنانی فوج بنا لی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کرنل خود کو سنبھال کر ہنسے اور رمنا کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ رمنا نے کھانا ان کے سامنے لگا دیا، پھر جانے کے لیے اجازت مانگی۔ کرنل اور فریدہ روکتے رہے لیکن اس نے معذرت کر لی۔ انکل اب آپ لوگ کھانا کھائیے، ہم چلتے ہیں۔ وہ وقار ہے نا، پھر اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، میں صبح آؤں گی۔ آخر کرنل نے اجازت دی تو وہ لوگ گھر آ گئے۔ وقار شاید انتظار کرتے کرتے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ہی سو گیا تھا، کھلی کتاب سینے پر پڑی تھی۔ رمنا ٹھٹک گئی، پھر دبے دبے پاؤں رکھتی اس پر جھک گئی اور بڑی آہستگی سے اس کے بال پیشانی سے ہٹائے۔ اچھا رمنا، میں تو سونے جا رہا ہوں، تم دونوں کا تو وہی فضول ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ ایاز منہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ وکی وکی رمنا نے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ جاگ گیا اور مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جلدی آئی ہو تم، 11:30 بج گئے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر گھڑی دیکھ کر بولا۔ وکی پتہ ہے کیا ہوا؟ وہاں تو فریدہ آنٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ثاقب صبح سے کہیں گیا ہوا ہے اور اب تک گھر واپس نہیں آیا۔ سب اتنے پریشان ہو رہے تھے۔ ثاقب کے سب دوستوں کو فون کر کے پتہ کیا لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آنٹی اور میں نے تو رونا شروع کر دیا۔ پھر ایک دم کرنل انکل کو یاد آیا کہ ثاقب کو تو نوابزادہ جمشید اپنے ساتھ اپنی جاگیر پر لے گئے ہیں۔ وہ قالین پر گھٹنے ٹیک کر جھکی ہوئی بول رہی تھی۔ چلو یہی غنیمت ہے کہ تم واپس تو آ گئیں، میں تو تمہارا انتظار کرتے کرتے صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ ایمان سے اتنا دل چاہ رہا تھا تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ وقار اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ کر پیار سے بولا۔ رمنا کے دل سے تمام قدورتیں جیسے دھل کر رہ گئی تھیں۔ وکی ساری رات پڑی ہے، خوب باتیں کریں گے، چلو تمہارے گھر میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچنے لگی۔ نہ بھائی نہ، مجھ سے تو اب ہلا بھی نہیں جا رہا ہے، تم اٹھا کر لے چلو نا مجھے۔ وہ صوفے پر لیٹ کر شرارت اور کاہلی سے بولی۔ میں اٹھا کر لے چلوں، مجھے کیا سمجھا ہے؟ وہ ہنس دی۔ اٹھو نا وکی، اگر ماما ڈیڈی میں سے کوئی آ گیا تو پھر مجھے سونے کے لیے زبردستی بھیج دیا جائے گا۔ وہ اس کے دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچنے لگی لیکن وقار نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ رمنا جتنا بھی اسے کھینچ کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی وہ ادھر ادھر گر جاتا۔ اف توبہ وکی، کیوں ستا رہے ہو؟ وہ تھک کر بولی۔ وقار مسکراہٹ دبائے بھینچی بھینچی آنکھوں سے دیکھتا ہوا اسے ستاتا رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے شک بھری آواز آئی تو رمنا ڈر گئی اور بوکھلاہٹ میں سیدھی وقار کے سینے پر جا گری۔ وہ بھی سنبھل گیا۔ فیاض تم؟ آؤ آؤ، ابھی تک جاگ رہے تھے؟ وقار نے آہستہ سے رمنا کو ہٹایا۔ وہ ابھی تک سہمی سہمی نظروں سے فیاض کو دیکھ رہی تھی جو دبے پاؤں اچانک ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ تم دونوں ابھی کیا کر رہے تھے؟ فیاض غصے سے بولا تو وقار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ فیاض تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ وقار نے اسے جتنی تمیز سے پوچھا تھا رمنا اتنی ہی بدتمیزی سے بولی لیکن فیاض تو حد سے گزر رہا تھا۔ کیوں، کیا میرے آنے سے رنگ میں بھنگ پڑ گیا ہے؟ وہ انتہائی گندے لہجے میں انہیں غلیظ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ وقار تو عجیب بے حس مٹی سے بنا تھا۔ یہ بےہودہ بات سن کر چپ چاپ پہلو بدل کر رہ گیا لیکن رمنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اے فیاض میاں، ذرا ہوش میں رہ کر بات کرنا، تم کس خیال میں ہو؟ رمنا بھی پھر گئی اور تن کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس مینڈے کو خوب جوتے لگائے، ایک بار تو مزہ چکھا دے۔ محترمہ رمنا، باپ کی شہ نے تمہیں 2 کوڑی کا کر دیا ہے، تم کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس وقت بابا دیکھتے نا تمہارے کرتوت تو بہت خوش ہوتے۔ وہ گرجا۔ اوہو، آخر کیا ہوا فیاض، تم کیوں بے قابو ہو رہے ہو؟ وقار نے پھر بھی تحمل سے بات کی، وہ تو بالکل بے قابو ہو رہا تھا۔ وقار دیکھو، روک لو اپنے لاڈلے کو، میں یہ بکواس سننے کی عادی نہیں ہوں اور مجھ سے تمہارے حیرت کے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کہاں تو یہ حضرت فیاض بکری کی طرح منمناتے رہتے تھے اور کہاں آج شیر بن کر دھاڑ رہے ہیں، کہیں کچھ پی پلا کر تو نہیں آئے؟ رمنا حیران تھی۔ ابھی وہ دریائے حیرت میں غرق تھے کہ کوئی اندر چلا آیا اور بال بڑھتے بڑھتے رہ گئی۔ وقار، فیاض، کیا بات ہے؟ رمنا، تم لوگ ابھی تک سوئے نہیں؟ حامدہ بیگم اندر آ گئیں۔ وہ مما، میں تو ثاقب کے گھر سے ابھی واپس آئی تھی اور وقار سے باتیں کر رہی تھی کہ فیاض بھائی اچانک آ گئے اور مجھ سے اور وقار سے لڑنے لگے۔ رمنا نے سادگی سے کہہ دیا۔ کیوں فیاض، کیا بات ہے؟ حامدہ بیگم پریشان ہو گئیں لیکن اب فیاض سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ نہیں چچی جان، وہ تو میں ان سے مذاق کر رہا تھا۔ فیاض گھبرا گیا۔ حامدہ بیگم نے غور سے دیکھا۔ کوئی بات تھی ضرور، خیر بہت دیر ہو گئی ہے، اب تم لوگ سونے کی کوشش کرو، چلو آؤ رمنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئیں۔ ہاں اب بتاؤ، فیاض ناراض کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس کے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔
मम्मा, वकार मेरा इंतजार करते करते सोफे पर सो गया था। मैं जब साकिब के घर से वापस आई तो उसे जगाने के लिए झुकी थी कि ऊपर से फयाज आ गया और गरजने लगा कि रमना, वकार, तुम दोनों क्या कर रहे थे? और बाप की शह ने मुझे दो कौड़ी का कर दिया है। मम्मा, मैं तो उसके उस मीसने घुनने को इस कदर चीखता, रोब झाड़ता देखकर गंग हो गई। पता नहीं खुद को मेरा बाप समझकर डांट रहा होगा। रमना ने जलकर कहा तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। बेटी, तुझे कितनी बार समझाया है, लड़कों से इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं होती, रिजर्व रहा करो। लेकिन तुम तो जैसे उन्हें सहेलियां समझकर गले का हार हो जाती हो। लोग साफ नियति को नहीं देखते और पाकीज़ा रिश्ते को भी बुरी नज़र से देखकर बहतान लगाने से बाज नहीं आते। तुम खुदा जाने अपने पर कितनी बार बनवाओगी। बेटी, लोग बड़े जालिम होते हैं, वो किसी के किरदार पर धब्बा लगाते हुए कुछ नहीं देखते। मुझे तो तुम पर एतमाद है, लेकिन मैं लोगों के मुंह कैसे बंद करूंगी? जानती हो, जब साकिब बीमार था और तुम पेशावर चली गई थी, मैं नवाबपुर गई तो राहत भाभी ने इतनी फजूल बातें की। खुद वकार का मूड भी इस कदर खराब रहा। राहत भाभी भी मुझे बार बार कहती रही, ए दुल्हन, हौसला है तुम्हारा जो जवान बच्ची को जवान जहान छोकरे के बाद छोड़ आई। ए, हमें तो इस दोस्ती की समझ नहीं आती। 24 घंटे रमना और साकिब इकट्ठे रहते हैं। सहेलियों में भी इतनी बेतकल्लुफी नहीं होती जितनी रानी और साकिब में है। भाभी अरशद भाई तो हमाकत का सबूत दे रहे हैं। तुम भी कुछ समझ से काम लो, जवान बेटी को रोको टोको। और मैं इस वक्त खून के घूंट पीकर खामोश हो रही थी। वो आंखें पोंछने लगी। रमना, आज तुम्हारा कोई बहन भाई होता तो तुम इस कदर बिगड़ी हुई होती? हामदा बेगम रंजीदगी से बोली। अब भला वकार से मिलना क्या बहुत जरूरी था? उन्हें गुस्सा आने लगा। क्यों मम्मा, आप मुझसे इस कदर नाला हैं? भला क्या बिगड़ी हुई हरकतें की हैं मैंने? वो रोने लगी तो उनका दिल पसीज गया। रमना, मेरी बच्ची, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मुझे यकीन है कि राहत भाभी किसी खास मकसद के तहत अचानक आई हैं, इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि तुम्हें आगाह कर दूँ। वो उसे सीने से लपटाकर प्यार करने लगी। ये बात कुछ रमना की उल्टी खोपड़ी में आ ही गई और उसने जिद खत्म कर दी। ठीक है, तो फिर मैं वकार से मिलने की हत्तुल इम्कान कोशिश नहीं करूंगी। आप यूं करें कि सुबह मुझे अपने साथ साथ रखिएगा, वरना मुझे याद ही नहीं रहेगा और मैं वकार के कमरे में चली जाऊंगी। वो सादगी से बोली। दीवानी हो तुम तो। हामदा बेगम को बेख्तियार हंसी आ गई और वो उसका सर चूमकर खड़ी हो गई। अब तुम सो रहो, मैं ज़रा तुम्हारे डैडी से बात कर रहा हूँ। वो शब खैर कहकर चली गई। वो बेडरूम में पहुंची तो अरशद साहब सो चुके थे। अजी सुनिए, क्या सो रहे हैं आप? हामदा बेगम पलंग पर बैठकर अरशद साहब का कंधा हिलाकर बोली। जी, कंधा हिलने से पहले तो यकीनन सो रहा था। खैरियत तो है ना? वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गए। खैरियत कहाँ? मैं कहती हूँ, आखिर आप इतने अनजान क्यों बन रहे हैं? हामदा बेगम ने गुस्से से कहा। हैं, ये तो कोई सीरियस बात लगती है। हम तो बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे। वाह खुदा बेगम, बरसों के बाद आपने आज हमें पुराने अंदाज से पुकारा था, हमारा कंधा हिलाकर। अजी सुनिए, वाह वाह, क्या रस था इस नन्हे से लफ्ज में, क्या शीरनी थी। ईमान से हम तो समझे शायद सालों बाद आपको हम पर प्यार आ रहा है, तभी एकदम से उठ बैठे। अगर इल्म होता कि मूड इस कदर ऑफ है तो हम आपके बुलाने के बावजूद मकर करके सोए रहते। वो खुश दिली से हंसे तो वो सुर्ख होकर झीम कर रह गईं। मैं कहती हूँ जरा हवासों में आइए, ये रात को 1:30 बजे आपको चौंचले सूझ रहे हैं और मैं बेहद परेशान हूँ। मैं कहती हूँ जरा हवासों में आइए, ये रात को 1:30 बजे आपको चौंचले सूझ रहे हैं और मैं बेहद परेशान हूँ। हैं, बाखुदा बेगम, आप तो रोने लगी। फरमाइए फरमाइए, हमारे हवास ठिकाने पर आ गए हैं। वो घबरा गए। आपको कुछ पता है कि राहत भाभी अचानक क्यों आई हैं? वो बिस्तर पर दुबकते हुए बोली। नहीं, बल्कि हम तो खुद उन्हें देखकर हैरान रह गए थे। आपने देखा उन्होंने राबिया को किस तरह नजरअंदाज किया, उसके सलाम का जवाब तक नहीं दिया। हालांकि राबिया अब उनकी बहू है, अकबर की बीवी है। राहत भाभी के तेवर अच्छे नहीं हैं। मुझे कुछ शक है कि कल वो जरूर कोई फसाद खड़ा करेंगी। उनके साहबजादे ने तो आते ही इब्तदा भी कर दी है। अभी रमना और वकार से उलझ रहे थे, वो तो मैं ऊपर से जा पहुंची और उन्हें सोने भेज दिया, वरना झगड़ा होता। देखिए, मैं आपसे कहे दे रही हूँ, अब की बार अगर राहत भाभी ने मुझे जली कटी सुनाने की कोशिश की तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। बहुत हो चुका लिहाज विहाज। राशिदा बाजी तो उनकी फजूल बातें सुनकर रोने पर जोर देती हैं, लेकिन मैं कोई नाजायज बात नहीं सुनूंगी अब। हामदा बेगम ने वार्निंग दे दी। देखिए, वैसे तो वो आपकी भाभी साहिबा जब से आई हैं हजारों छोटी मोटी बातें कर चुकी हैं जो कि मैं नजरअंदाज करती रही हूँ, लेकिन उनके तेवर बहुत खतरनाक हैं। राशिदा बाजी और राबिया खुदा जाने क्या प्लान बनाकर उन्होंने धावा बोला है। उन्होंने अब की बार, देखिए, हम औरतों के मामले में कोई दखल देना पसंद नहीं करते। अगर आपसे राहत भाभी कोई जिद करें तो आपको इख्तियार है, जैसा सलूक चाहें करें। और ये फयाज ने रमना से झगड़ा क्यों किया? हामदा बेगम अपने पलंग पर लेटकर उन्हें किस्सा सुनाने लगी। बैरिस्टर साहब बगौर सुनने लगे, फिर उनकी पेशानी शिकन आलूद होती गई।
रमना सुबह से अपने कमरे में बंद थी। वो जब हस्बे मामूल नाश्ता करने के लिए ना पहुंची तो बैरिस्टर साहब ने मुलाजिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा, लेकिन रमना ने तबीयत की खराबी का बहाना करके नाश्ता करने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही बैरिस्टर साहब घबरा गए। वो खुद रमना को देखने के लिए उठने लगे तो हामदा बेगम ने उन्हें रोक दिया और फजलू को दोबारा भेजकर रमना को बुलवाया। छोटी बीबी, मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने दोबारा भेजा है। वो कह रही हैं कि आपके डैडी परेशान हो रहे हैं और आपके बगैर नाश्ता भी नहीं कर रहे, और अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को बुलवा लें, फजलू ने कहा। उफ, एक तो मामा भी हद करती हैं। रात को मुझे खुद खुद रोका था कि मोहतात रहना, विक्की से दूर रहना, साकिब से मत मिलना। मैं तो नाश्ता करने भी नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता है विक्की मुझे देखते ही जरूर जिद करेगा कि चलो कहीं घूमने चलो या लॉन में चल के बातें करो, और ताई राहत हमें इकट्ठा देखकर जरूर बातें बनाएंगी। इसलिए मैंने बहाना कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नीचे नहीं आ सकती, नाश्ता नहीं करती, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा। पता नहीं ये वालिदैन खुद ही नसीहतें करने के बाद भूल क्यों जाते हैं। मुसीबत औलाद पर आ जाती है। वो बड़बड़ाती हुई पलंग से उतरी और बाहर चल दी। अस्सलाम वालेकुम, वो ड्राइंग रूम में पहुंचकर बोली। फिर बाप के करीब बैठ गई तो वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। रमना बेटे, तबीयत कैसी है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरशद साहब उसकी नब्ज टटोलने लगे, पेशानी को छूने लगे। रमना बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? सादिया बेगम ने परेशान होकर कहा। वकार भी फिक्रमंद नजरों से देख रहा था। कुछ नहीं है चची जान, जरा सर में दर्द है, चलूं फिरूं तो चक्कर से आने लगते हैं। शायद ये रात को देर तक जागने की वजह से है, वो विक्की की अम्मी को देखकर बोली। फिर बाप का हाथ थाम लिया जो नब्ज पर था। रानी बेटी, आज से मैं आपको 10 बजे के बाद बेडरूम से बाहर ना देखूं, जल्दी सोना पड़ेगा आपको, अरशद साहब ने कहा। ए रमना बेटी, क्या अपनी ताई राहत से नाराज हो जो कल से मैं आई हूँ, लेकिन तुमने मिलना तो कजा, सलाम तक करने की जरूरत नहीं समझी। एक तरफ से फयाज की उसकी आवाज आई तो रमना चौंक गई और उन्हें पलकें झपका झपका कर देखा। माफ कीजिएगा ताई जान, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वैसे भी कल मैं जरा मसरूफ रही और घर भी देर से आई। रमना उठकर उनकी तरफ बढ़ी और उनसे गले लगकर चटाचट चूमने और बुलाएं लेने लगी। ए बच्ची, तुम क्या जानो मुझे तुम किस कदर अजीज हो। मैं जानती हूँ यहाँ मुझे कोई अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर ढीठ बनकर आ जाती हूँ। वो आंखें पोंछने लगी और कनखियों से बैरिस्टर साहब और हामदा बेगम को भी देखा। अरे नहीं नहीं भाभी जान, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारी बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ आपको चाहते हैं। अरशद साहब गड़बड़ा गए। ये सुनते ही हामदा बेगम ने एकदम अपनी नंद राश्ता बेगम फिर सादिया बेगम की तरफ मायनी खेज नजरों से देखा, लेकिन चुप रहीं। ये हमेशा राहत बेगम का वतीरा था कि वो जज्बाती बातें करके मतलब निकाल लेती थी। जीते रहो भैया, मुझे तुम्हारी सादतमंदी पर फख्र है और इसी भरोसे के बल पर मैं तुम्हारे दर पर आई हूँ आज। तुम दफ्तर जाने से पहले मेरी एक बात जरूर सुन लेना, वो जल्दी से बोली। अरशद मियाँ सर हिलाने लगे और राहत बेगम ने फातिहाना अंदाज से सादिया बेगम और हामदा को देखा। बेगम साहब, बेगम सदीक का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं, फजलू ने कहा तो हामदा बेगम अपनी सहेली का फोन सुनने के लिए उठ गईं। रमना भी जल्दी से पीछे जाने लगी तो सबने हैरानी से उसे देखा। वो कुछ घबराई घबराई सी थी। क्यों रमना, आप कहाँ चल दी? नाश्ता तो कर लें, अरशद साहब ने रोकना चाहा। नहीं डैडी, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। वो जल्दी से बाहर निकल गई। हामदा बेगम सोफे पर बैठी फोन पर बात कर रही थी। वो उनके साथ खामोशी से बैठ गई। वो फोन बंद करके मुड़ी तो उसे देख के रुक गई। क्यों, क्या बात है रमना, क्या तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? वो मोहब्बत से बोली तो रमना ने मुंह बनाया। खाक तबीयत खराब है, आपने तो खामखा मुझे मुसीबत में डाल दिया है। रात को आपसे कहा भी था कि अगर आप चाहती हैं कि मैं वकार से ना मिलूं तो मुझे अपने साथ रखिएगा, नजरों से ओझल मत कीजिएगा, मुझे उसके सामने ना आने दीजिएगा। इसीलिए मैंने सुबह भी तबीयत की खराबी का बहाना किया था और कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन आपने फजलू को बार बार भेजकर मुझे बुलवा लिया, वो बिगड़ गई। भाई मैं क्या करती, तुम्हारे डैडी परेशान हो रहे थे, नाश्ता छोड़कर बैठ गए कि रमना को बुलाओ, फिर तुम्हें बुलवाना ही पड़ा। तुमने राहत भाभी की बातें सुनी है ना? मुझे तो कुछ और शक हो रहा है, हामदा बेगम सोचती हुई बोली। क्या? रमना ने पूछा। फिर बताऊंगी, खैर अब तुम अपने बेडरूम में ही रहो। वो खड़ी हो गई। अगर मैं बेडरूम में गई तो वकार मेरे पीछे आ जाएगा, फिर आप भी कुछ ना कहिएगा, रमना ने उठते हुए कहा। तो फिर राबिया और सुमेरा के साथ रहो, हामदा बेगम ने कहा। मामा, वकार वहां भी आ जाएगा, वो रात को कह रहा था कि आज कहीं घूमने चलेंगे। अगर वो आ गया और उसने मुझे साथ चलने को कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकूंगी। फिर आपने इजाजत ना दी तो हमेशा की तरह मैं डैडी से पूछकर चली जाऊंगी, फिर मेरा कसूर ना समझिएगा, उसने धमकी दी तो हामदा बेगम ने सर पर हाथ मारा। रमना, इंसान में कुछ कुव्वत आरादी भी होनी चाहिए। तुम खुद को वकार की नजरों में इतना सस्ता मत करो कि उसे तुम्हारी सही कदरों कीमत का अंदाजा ही ना रहे। खैर तुम मेरे साथ किचन में चलो, वो संजीदगी से बोली, फिर हाथ पकड़कर साथ ले गई। वो नहीं चाहती थी कि राहत बेगम को कोई फजूल बात करने का मौका मिले। ए बी, ये तुमने क्या बावर्ची खाने में डेरे लगाए हुए हैं? क्या मुमानी जान ने सजा दिया तुम्हें? राबिया, सुमेरा और अयाज ने आकर कहा। रमना स्टूल पर दोनों पाँव ऊंचे किए बोर सी शक्ल बनाए बैठी थी, हकीकतन मक्खियां मार रही थी।
नहीं बेटे, मैंने सजा क्या देनी है, बस मैं नहीं चाहती कि यह राहत भाभी के सामने कोई ऊट पटांग हरकत करे, इसलिए इसे साथ यहाँ ले आई हूँ। हामिदा बेगम अंडे फेंटते हुए बोली तो राबिया ने आंख के इशारे से रमना से पूछा, राबी, मम्मा कहती हैं कि मुझे वकार से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। रमना मुंह बनाकर बोली, हाय क्यों चची जान, क्या आप विक्की भैया से नाराज हैं? सुमेरा घबरा गई। रमना को रोकने का मतलब तो यही था। नहीं सुमेरा बेटा, ये बात नहीं है, बल्कि मैंने रमना को साकिब और वकार से मिलने से इसलिए रोका है कि रात भाभी बहुत फजूल बातें करती हैं। याद है नवाबपुर में वो साकिब और रमना के बारे में कितने तंज कर रही थी, और रात को तो फयाज ने रमना और वकार से झगड़ा भी किया है। हामिदा बेगम ऑमलेट बनाकर बाहर निकली तो सबने रमना को घेर लिया। क्या हुआ था रात को, क्या फरमा रहे थे मेरे जेठ साहब? राबिया ने मुस्कुराकर पूछा। रमना उसे तफसील से सब बताने लगी। और राबी, फयाज ने मुझे कहा कि तुम बेशरम हो, बाप की शह ने तुम्हें खराब कर दिया है। विक्की और मैं तो मुंह फाड़कर देखते ही रह गए। फयाज तो फयाज लग भी नहीं रहा था। रमना ने आंखें फैलाकर बताया। क्या वाकई ये सब बातें फयाज ने की थी? राबी और सुमेरा ने मुंह फाड़कर कहा। यह सब कुछ तो उनके लिए भी हैरान कुन था। अयाज बिफर उठा। जूता मारना था उस गंजे कद्दू को, अयाज ने सुलग कर कहा। हामिदा बेगम वापिस आ गई थी। उन्हें देखकर सब खामोश हो गए। बेगम साहिबा, आपको साहब ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। राबी बीबी, आपको भी, मुलाजमा हमीदा ने फौरन आकर कहा। सब ड्राइंग रूम में पहुंचे। वहां राशिदा बेगम, सादिया बेगम, राहत बेगम और फयाज कुछ उलझा उलझा सा वकार भी वहीं बैठा था। रमना माँ का दुपट्टा थामे पीछे पीछे थी। राबिया को देखकर राहत बेगम की जेवरी चढ़ गई। उन्होंने तो अभी तक जहनी तौर पर उसे अकबर की बीवी और अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं किया था। रानी बेटा, ये आज आप अपनी मम्मी की दुम क्यों बनी हुई हैं? अरशद साहब ने हंसकर कहा, फिर उसको अपने पास बिठा लिया। हाँ तो भाभी, अब आप बात कीजिए, आप क्या कहना चाहती थी? अरशद साहब ने पूछा। बच्चों, तुम सब बाहर जाओ, मुझे भैया से अकेले में बात करनी है। राहत बेगम ने खास तौर पर अपनी बहू राबिया की तरफ देखकर कहा। वो उनका इशारा समझकर खड़ी हो गई। बैठ जाओ राबिया, तुम इस खानदान की बहू हो, जाओ, जो बात भी होगी वो तुम्हारे सामने होगी। रमना, सुमेरा, तुम भी बैठ जाओ, अरशद साहब ने कहा तो वो खामोशी से बैठ गए। राहत बेगम चिल्ला कर रह गईं और उन्होंने झट अपना गुस्सा दूसरी जगह निकाला। ये अकबर साहब, अपनी राबिया बेगम को साथ क्यों नहीं ले गए? यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है? वो तलक लहजे में बोली तो सबको बुरा लगा। अभी उसे घर नहीं मिला, अगले हफ्ते तक आकर राबिया को साथ ले जाएगा। हाँ भाभी, जल्दी करें, मुझे कोर्ट पहुंचना है। भैया जरा दम तो लेने दो, अब इतनी बड़ी बात मैं एकदम तो कहूंगी नहीं। ये पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मान लोगे, मुझे मायूस नहीं करोगे। वो मिन्नत से बोली और लहजे में तमाम तर मिठास भरने लगी तो हामिदा बेगम ने दखल दिया। राहत बाजी, ये बगैर कुछ जाने आपका मतलब समझे बगैर कैसे वादा कर लें? आखिर बात क्या है, कुछ पता तो चले। हामिदा बेगम बोली तो उन्होंने घूरा। ये है दुल्हन बेगम, मैं अरशद मियाँ से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। ये तो मुझे खबर है कि तुम कभी मेरी तरफदारी नहीं करोगी। तुम्हें तो हमेशा से सादिया बेगम से मोहब्बत रही। वो तिनक कर बोली। क्यों बाजी राहत, भला मुझे आपसे दुश्मनी क्यों होने लगी? बल्कि मैंने तो हमेशा आपकी इज्जत की है। हामिदा बेगम के माथे पर बल पड़ गए। अरे वो तो अभी पता चल ही जाएगा कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो और कितनी मेरी तरफदारी करोगी। अरशद मियाँ, मैं चाहती हूँ तुम फयाज को अपना बेटा बना लो। राहत बेगम ने धड़ल्ले से कहा, जैसे वो आज अपनी मनवाने का तहैया करके आई हो। वकार ने घबरा कर फयाज की तरफ देखा तो उसने कुछ ढिठाई से निगाहें चुरा लीं, जैसे वकार से दोस्ती और राजदारी का रिश्ता ही ना था। अपनी अपनी जगह पर सभी पहलू बदल कर रह गए। सादिया बेगम का सर और ज्यादा झुक गया। अरशद साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्हें भावेश से इस बात की उम्मीद जो ना थी। भैया, मुझे बेवा रान का भी कुछ हक है तुम पर। सारी उम्र मैं खुशियों के लिए तरसती रही, जवानी में बेवा हुई, मुसीबतें बर्दाश्त कर करके दोनों बच्चों को पाला है। अकबर ने तो मेरी खुशी पूरी ना की, मनमानी कर ली उसने। अब इस व्यास की खुशियां तो जीते जी देख लूं। भैया, तुम जो शर्त रखोगे ना, मुझे मंजूर है। तुम जो चाहोगे फयाज वही करेगा, पढ़ाई भी दोबारा शुरू कर देगा, बस तुम एक बार मान जाओ। भाभी जान, मतलब क्या है आपका? अरशद साहब गुस्सा जब्त करके बोले, हालांकि वो उनका मतलब पूरी तरह समझ चुके थे। अम्मा, मुझे तो शर्म आती है, मैं बाहर जा रहा हूँ। फयाज खड़ा हो गया तो रमना ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। ए छोकरे, चुप होकर बैठ रहो, तुम्हारी यही शर्मीली आदतें तो तुम्हें ले डूबी हैं। तभी तो खानदान की लड़कियां तुम्हें उल्लू बनाती हैं। बेटा, आजकल शरीफ और सीधे साधे लड़कों को तो लड़कियां पूछती ही नहीं, जरा साकिब और वकार की तरह तेज सरारी और शौकी सीखो। राहत बेगम ने तंज किया तो रमना फौरन बोल उठी। आप बेफिक्र रहिए ताई अम्मा, आपके साहबजादे तो साकिब और वकार से ज्यादा तेज तरार और शौक हैं। फर्क सिर्फ ये है कि ये लोगों से नजरें बचाकर चोरी छुपे अय्याशी करने के कायल हैं। खुदा की कसम, पक्के घुन्ने और मीसने हैं ये हजरत। क्यों फयाज भाई, बताऊं वो फूलों की जुबान समझने वाली और वो अस्पताल में राबी का हाथ पकड़ने वाली बात। रमना बोल पड़ी तो फयाज का रंग उड़ गया। उसने सहमी सहमी नजरों से माँ की तरफ देखा तो वो झट उसे बचाने के लिए बोली।
ए बेटी रमना, तुम तो चुप की रहो। मैं तो तुम्हारे बाबा से फयाज के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही हूँ और तुम उसी के खिलाफ गौहर अफशानी कर रही हो। क्यों राहत बाजी, आप हवासों में तो है ना? क्या मेरी इकलौती बच्ची के लिए आपका फयाज ही रह गया है? हामदा बेगम सुलग कर तल्खी से बोल उठी। ए हे हामदा, तुम क्यों उछल गई? क्या ऐब है मेरे बच्चे में? लाखों में एक है, खुश नसीब होगी वो लड़की जो मेरे फयाज की बीवी बनेगी। क्यों सादिया बहन, ठीक है ना? राहत बेगम ने हाथ नचाते हुए कहा। सादिया बेगम ने वकार की तरफ तंजिया नजरों से देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और वो बैठा होंठ काट रहा था। ये फयाज तो पक्का यार मार निकला, खुद उसके हक पर डाका डाल दिया था। मुबारक हो मियाँ साहबजादे, बड़ा एतमाद था तुम्हें फयाज की मोहब्बत और दोस्ती पर। तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। अब तो यकीन आया है या नहीं? मैं तो जानती थी ये सब लोग मुफाद परस्त हैं और तुमसे मोहब्बत जताकर अपना मतलब निकाल रहे हैं। सादिया बेगम ने वकार से कहा तो उसने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। उसे फयाज से ये उम्मीद ना थी और माँ की बातें भी दिल को लगी थीं। फयाज उसे हर वक्त साकिब और अयाज के खिलाफ भड़काते भड़काते खुद रमना के पीछे लग गया था। राहत भाभी, आपको ऐसी बात मुंह से निकालते कुछ शर्म तो आनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि रमना वकार से मंसूब है। आपने फयाज की बात बीच में लाने की हिम्मत कैसे की? सादिया बेगम ने गुस्से से कहा। ए है वकार की माँ, तुम आपे से क्यों बाहिर हो रही हो? जरा गौर करो, इंसाफ से फैसला करो। फयाज वकार से बड़ा है, चचा की बेटी पर पहला उसी का हक बनता है, वकार का नहीं। वो बलजीत थी और किसी को खातिर में ही नहीं ला रही थी। अगर आपकी फयाज के लिए रमना की तरफ मर्जी थी तो फिर बचपन में उसकी निस्बत क्यों ठहराई थी? हामदा बेगम ने गुस्से से झिंझला कर कहा। अरे दुल्हन, मैं कब चाहती थी राबिया को बहू बनाना। वो तो फयाज के अब्बा को राबिया से बहुत मोहब्बत थी, उन्होंने ही ये रिश्ता किया था। राहत बेगम ने मुंह बनाकर कहा। तो आपने कौन सा अपने मियाँ की ख्वाहिश का एहतराम कर लिया है? खुदा जाने आपको राबिया से क्या दुश्मनी है। हामदा बेगम ने तंज किया। ए हामदा, अकल से काम लो। भला मेरा वास्ता ही क्या राबिया बेगम से? मैंने तो अकबर को भी दिल से उतार कर दफा दूर किया है। ए अरशद मियाँ, तुम तो कोई जवाब दो। राहत बेगम ने देवर से सवाल किया और नखुआ से होंठ सुकेड़ कर राबिया पर सख्त नजर डाली। बैरिस्टर साहब का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। राहत भाभी, बेहतर तो यही था कि आप मुझसे ये सवाल ना करती। खैर, आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी है तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेरे नज़दीक जो मुकाम वकार का है, फयाज दूसरा जन्म लेकर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। आपको अपने पारसा बेटे के करतूतों का इल्म नहीं है। गांव के लोग मुझसे इसकी आवारगी अयाशी की शिकायतें करते हैं। बैरिस्टर को गुस्सा आ रहा था। अरे अरशद मियाँ, तुम इतने समझदार होकर लोगों की बातों में आ रहे हो। लोग तो मेरे बच्चे से जलते हैं और उसे तुम्हारी नजरों में गिराने के लिए बहतान लगाते हैं। हासिद कम ज़र्फ कहीं के। मेरा बच्चा तो बिल्कुल मासूम है, आजकल के ज़माने की तो हवा भी नहीं लगी उसे। वो गलत बयानी करने लगी। माफ़ कीजिएगा भाभी बेगम, मैंने भी जब पहली बार फयाज के मुतालिक ऐसी बातें सुनी थी तो मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब जबकि मैं खुद नवाबपुर गया था तो अपनी आंखों से फयाज साहब के करतूत देख कर आ रहा हूँ। इसने तो मेरा लिहाज भी ना किया। राशि साहब नफरत से बोले तो वो उछल गई। ए हे, आखिर क्या किया है मेरे बेटे ने? कुछ मुझे भी तो पता चले, जो इसके खिलाफ सभी महाज बनाए मोर्चा लगाए बैठे हैं। वो तेवरी चढ़ाकर बोली। भाभी, मैं बच्चियों के सामने तफसील में जाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन आपको फजल दीन मजारे की बेटी के अगवा का किस्सा तो पता ही होगा। और जरा पूछिए तो फयाज से कि उसे अपने पुश्तैनी मुलाजिम फरीद मोची ने क्यों मारा था। वो लोग जो हमारे सामने आंख नहीं उठाते थे, आज हमारी औलाद ने उन्हें हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे ही कई छोटे मोटे वाकयात मैं देख कर आया हूँ। आखिर गरीबों की भी इज्जत होती है। ये तो हद से गुजर गए। वो जब से बोले। मैंने तो फिर भी फयाज के करतूत सबके सामने ना खोले। भैया, ऐसी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये हरकतें तो जमींदार जागीरदार करते ही आए हैं। आखिर ये मजारे और कमीनों की बेटियों की इज्जत होती ही कहाँ है जो मट्टी में मिल जाए। वो मुंह बनाकर फखरो गरूर से चूर लहजे में बोली और उनके पुरतकब्बुर अल्फाज सुनकर सभी लर्ज कर रह गए। तोबा तोबा, खुदा का खौफ करो राहत बाजी, किसी की बेटी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे आप भी सच्ची हैं, आपकी अपनी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए इतनी बड़ी बात आसानी से कह दी। हामदा बेगम ने कानों को छूकर कपकपी ली। ए बी, मेरा तो बेटा है, मर्द बच्चा है। मर्द का तो 100 गुनाह करके भी कुछ नहीं बिगड़ता। तुम अपनी बेटी की फिक्र करो, जिसे जवान फौजी के पास छोड़कर नवाबपुर आ गई थी। वो हाथ मटका कर गर्दन झटक कर बोली, जो हर वक्त मर्दों के गले का हार बनी रहती है। रिश्ते की बात बनती ना देखकर वो एकदम होछे हथकंडों पर उतर आई। मुमानी, आप जरा जुबान संभाल कर बात करें। अयाज मुठियां भेजकर खड़ा हो गया। उसका लहू खोल उठा था। वो तो रिश्ते का लिहाज किए बगैर उनके मुंह पर एक तमाचा मारना चाहता था, जो इस कदर जलील और घटिया बात कर बैठी थी, और फिर भी उनके मगरूर चेहरे पर शर्मिंदगी और खजालत के आसार न थे। अरे चुपका बैठ, हकीम का बच्चा, मेरी जुबान बंद करवाएगा। पहले तो अपनी बहन के करतूत तो देख चुका है। दोस्ती करके उसने मेरे बेटे अकबर से शादी रचाई, अब रमना का पर तलाश करेगा क्या? जरा फयाज से पूछ के रात को ये वकार और रमना क्या कर रहे थे। बताओ फयाज के बच्चे, जो कुछ तेरी गुनाहगार आंखों ने ये ड्रामा देखा है।
वो गर्जी तो फयाज ने बेहोशी की कैफियत में मुब्तला रमना और शशदत से वकार को देखते हुए कहा। वो वो रात को वकार रमना ड्राइंग रूम के सोफे पर साथ बैठे हुए थे। फयाज बड़ी हिम्मत से बोला, बकवास बंद कर कमीने। अयाज ने लपक कर उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा, फिर 2-3 हाथ मुंह पर जमा दिए। वो रमना की तजलील कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हाय हाय जलील, तेरे हाथ टूटे टूटे कमीने बदमाश। राहत बेगम उठकर अयाज को दोनों हाथों से पीटने लगी तो बैरिस्टर साहब खड़े हो गए। सभी हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए, कुछ अयाज को बचाने की खातिर बढ़े। बस बहुत हो चुकी भाभी बेगम, मैंने आपका बहुत लिहाज किया, लेकिन आपने मेरी सादतमंदी का नाजायज फायदा उठाया है। आपने मेरी बेटी पर जो बहतान लगाए हैं, अगर आपकी जगह कोई और शख्स ये बात करता तो मैं उसे शूट कर देता। आप बराए मेहरबानी अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाएं और आइंदा कभी यहाँ कदम रखने की जुर्रत ना करें। बैरिस्टर अरशद गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अयाज को पकड़ लिया। जैसे मुझे तो तुम लोगों की बहुत चाहत है। अरे मैं लानत भेजती हूँ तुम सब पर। तुम सब आज मेरे लिए मर गए। तुम समझते हो मेरे फयाज के लिए रिश्तों की कमी है? मैं तो नवाब शौकत जंग की बेटी फरहत से फयाज का रिश्ता तय भी कर चुकी हूँ। वो तो मैंने तुम सबके रवैये देखने के लिए रमना की बात की थी। मैंने सोचा ऐसा ना हो बाद में तुम लोग मुझ पर इल्जाम धरो कि खानदान में लड़कियां होने के बावजूद मैंने फयाज का रिश्ता बाहर क्यों कर दिया। राहत बेगम तिमतमा कर बोली और नया इंकिशाफ कर दिया। ए लाख बार लानत हो तुम्हारे बेटे के मुंह पर, रूस या कहीं का। वो सोने का भी बनकर आ जाता तो मैं रमना का रिश्ता इससे ना होने देती। कमीना कहीं का, क्या समझकर इसने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया है। हामदा बेगम गुस्से से कांप रही थी। बस बस हामदा बेगम, ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। रिश्ते तो टूट ही चुके हैं, ऐसा न हो मैं सब पोल खोल के रख दूं। राहत बेगम ने धमकी दी। आप मेरी क्या पोल खोलेंगी? धमका क्यों रही हैं? बता दीजिए। बेशक। हामदा बेगम बेकाबू हो गई। फयाज उठो, अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ। अरशद साहब ने उसे धक्का देकर कहा। जा रहे हैं, बड़े वकील बने फिरते हो। तुम तो आंख के अंधे हो। तुमने तो बेटी को जितना सर पर चढ़ाया हुआ है ना, तुम्हारी दाढ़ी में कालक थोपेगी। कुछ पता भी है वो क्या गुलछड़े उड़ाती फिरती है उस कप्तान और तुम्हारे भतीजे वकार के साथ। वो इंतहाई कमीनगी से बोली। बस ताई अम्मा, रमना ने रोते हुए मुंह छुपा लिया। सब कुछ उसकी बर्दाश्त और जब्त से बाहर था। आप बकवास बंद कीजिए और फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाइए, वरना मैं धक्के देकर निकालते हुए ये नहीं सोचूंगा कि आप मेरी बड़ी भाभी हैं। अरशद साहब बेकाबू हो गए। चलो अम्मा। फयाज उनके तेवर देखकर घबरा गया और बकती झुकती राहत बेगम को खींचकर ले गया, जो मुड़ मुड़ कर कोसने दे रही थी। सुमेरा, राबिया और रमना चारों कतार रो रही थीं। अयाज जब्त करते हुए मुठियां भेंचे खड़ा था। अरशद साहब उसे भेंचते खड़े खड़े थे। छोड़ दीजिए मामू जान, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अयाज चीखा। सब्र से काम लो बेटा। गंदे जोहड़ में पत्थर फेंको तो गुलाजत अपने ऊपर ही गिरती है। हर शख्स अपने दिमाग की वुसअत के मुताबिक सोचता है। बात को बढ़ाओ मत, दुनिया ख्वाम का तमाशा देखेगी। सुनिए अरशद साहब, आज के बाद कभी आपने इन माँ बेटों से मिलने की कोशिश की या वो कभी मेरे घर आए तो खुदा की कसम मैं रमना को लेकर मेके चली जाऊंगी। आमदा बेगम ने रोते हुए कहा। दुनिया की ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी पारसा बेटी पर बदकिरदार होने के इल्जाम और बहतान बर्दाश्त कर सकती होगी? तो वो फिर पत्थर ही होगी। रिश्तों का एहतराम ना होता तो राहत बेगम को यूं जिंदा ना जाने देती। बेगम, आपका क्या ख्याल है? भाभी ने जो बातें की हैं उनका मुझे कोई दुख नहीं है। खुदा जानता है कि मैंने किस तरह बामुश्किल खुद पर काबू रखा है। उनकी आवाज़ शिद्दत गम से लर्ज रही थी। डैडी, डैडी, मैं बेकसूर हूँ। ताई अम्मा ने झूठ बोला है, मैं ऐसी नहीं हूँ। रमना सिसकती हुई बाप से लिपट गई। हाँ मैं जानता हूँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। मैं ऐसी बकवास पर कान नहीं धरता। तुम भी परवाह मत करो। वो उसे सीने से लगाकर प्यार करने लगे। नहीं डैडी, मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। वो जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रो रही थी। हाय खुदा ना करे, पागल हुई हो क्या? लानत भेजो सब कमीने बदफितरत लोगों पे। हामदा बेगम ने दहल कर उसे सीने से लपटा लिया। मम्मा, मेरे तो दिलो दिमाग में कोई गंदी बात नहीं होती। साकिब खुद इतने शरीफ और सुलझे हुए हैं, उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की। और विकी विकी तो वो बेतहाशा रोने लगी और गुमसुम बेहिस बैठे वकार को घूरा। जाने दो रमना, ऐसी फजूल बातों पर कान नहीं धरते। गुमसुम वकार को जैसे जुबान मिल गई तो रमना ने नफरत से उसे देखा। शुक्र है तुम भी कुछ बोले तो सही वकार। मैं पूछती हूँ, जब ताई अम्मा मेरे और तुम्हारे खिलाफ इतना जहर उगल रही थी, बहतान लगा रही थी, क्या तुम में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि उनकी जुबान की तरदीद कर सको? तुम तो हमेशा यही समझते रहे कि हम फयाज को अच्छा नहीं समझते। मैंने तुमसे बारहा कहा भी था कि फयाज मुझसे गंदी गंदी बातें करता है और फजूल रोमांटिक डायलॉग्स बोलता है। तुमने कहा कि अयाज ने तुम्हें उसके खिलाफ भड़काया है। अब जो वो लोग मुझ पर इतने इल्जाम लगा रहे थे तो तुम में इतनी गैरत और हमियत नहीं थी कि उठकर फयाज का गिरेबान भी पकड़ सको। मंगेतर मैं तुम्हारी हूँ और मेरी बेइज्जती करने वालों से झगड़ा अयाज ने मोल ले लिया। आज तुम मुझे कह रहे हो कि रमना फजूल बातों पर कान धरते नहीं, तो तुम ही वो पहले शख्स होते हो जो हमेशा मुझ पर और साकिब की दोस्ती पर शक करते हो।
रमना का वजूद जैसे लावा बनकर उबल पड़ा। वो गुस्से से बेकाबू होकर सबके सामने ही उस पर बरस पड़ी। वकार शर्मिंदा सा बैठा था। उसकी वालदा आगे बढ़ी। रमना बेटी, अगर इस लड़के में दोस्त और दुश्मन की पहचान होती तो रोना किस बात का था। सादिया बेगम ने उसे गले से लगा लिया। मैं ताई अम्मा और फयाज को कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे बेहद तकलीफ पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है। वो उनके गले लगकर बिलकने लगी। हामदा बेगम ने परेशान होकर अरशद साहब की तरफ देखा। रमना का ये रूप उनके लिए बिल्कुल नया था। वो तो कभी किसी बात को संजीदगी से नहीं लेती थी, हमेशा हंसी मजाक में और बड़ी लापरवाही से बात उड़ा देती थी। अब वो जर्द हो रही थी, उसका सरापा लर्ज रहा था और हिस्टेरिकल अंदाज में रो रही थी। अयाज भी घबरा सा गया उसकी हालत देखकर। रानी, रानी, होश में आओ, क्या हो रहा है तुम्हें? उसने कंधा झंझोड़ा। हाय अयाज, इन लोगों ने डैडी और सादिया चची के सामने इतनी जलील बातें की हैं। वो कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेंगे मेरे बारे में। उसकी आंखें बंद होने लगीं। कैसी बातें करती हो रमना बेटी? क्या हम अंधे हैं? हम तुम्हारी आदत और किरदार से नावाकिफ हैं क्या? राहत भाभी तो रिश्ता ना मिलने की वजह से ये सब बकवास करके गई हैं। बस करो बेटी। सादिया बेगम भी घबरा गईं और उसे दिलासा देने लगी, समझाने लगी। हाय अयाज, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा है, अंधेरा सा छा रहा है मेरी आंखों के सामने। वो सर थाम थाम कर झुकती हुई बोली। वकार भाई, जरा जल्दी से पानी लाइए, अयाज चीखा। रमना उसके बाजुओं में झूल गई थी, उसकी आंखें भिजी हुई थीं। रमना, रमना, अरशद साहब और हामदा बेगम थर्रा कर रह गए। राजदा बेगम ने तो दिल थाम लिया। राबिया याज ने मिलकर उसे सोफे पर डाला। वो बेहोश हो चुकी थी, उसका चेहरा सफेद हो रहा था। होश में आओ रानी, वकार ने घबरा कर उसे हिलाया, लेकिन वो तो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। हामदा बेगम दिल थाम कर बैठ गईं। अरशद साहब बेतहाशा फोन की तरफ भागे और बामुश्किल लरजते हाथों से कर्नल सदीक का नंबर डायल करके उन्हें रमना की हालत बताकर जल्द पहुंचने की ताकीद की। अयाज अपनी सी कोशिश कर रहा था, कभी मुंह पर पानी डालता, कभी उसका नाम लेकर हिलाने लगता। 10 मिनट के बाद कर्नल सदीक आ पहुंचे। नब्ज देखी, आंखें देखी, फिर जल्दी से इंजेक्शन लगाया। कोई बात हुई है घर में? किसी बात का सदमा पहुंचा है इस लड़की को? उन्होंने पूछा। अरशद साहब ने दोस्त को सारा किस्सा सुना दिया। वो माथे पर बल डाले सुनते रहे, हाथ हिलाते रहे। हाथ रमना की नब्ज पर ही था। अरशद, तुम्हें ऐसे रिश्तेदारों से मिलने की जरूरत ही क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इन जलील लोगों को शूट कर देता। वो गुस्से से बोले। उन्होंने 5 मिनट इंतजार किया, फिर दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। 2 मिनट बाद रमना की पलकों में जुम्बिश हुई। वो कराहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता गर्दन तकिए पर दाएं बाएं हिलाई। रमना, मेरी बच्ची, मेरी चांद, आंखें खोलो, हामदा बेगम ने रोते हुए कहा तो रमना गौर से सबको देखने लगी। आंखों में अजीब सी बेगानगी सी थी। हेलो रमना बेटे, ये कोई वक्त है सोने का? भाई उठो, अपने अंकल को कॉफी पिलवाओ, कर्नल सदीक ने शफकत से कहा। सदीक अंकल, आप? उसने पलकें चिपकाई, फिर उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे, होंठ कपकपा उठे। हाय अंकल, वो उनका हाथ पकड़कर रोने लगी। दिल पर बड़ी कारी जर्ब जो पड़ी है। अरे अरे बेबी, क्या हुआ? वो उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगे। अंकल, वो मेरी ताई अम्मा है ना, उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलीज बातें की हैं। वो हिचकियां लेती हुई बोली। फॉरगेट बेबी, लोगों की तो आदत होती है फजूल बातें करने की। भाड़ में झोंको सबको। सिर्फ एक बात गौर से सुन लो, लोग खुशियां दे नहीं सकते, लेकिन मौका मिलने पर खुशियां छीन जरूर लेते हैं। वो तो हर अच्छी बात में भी बुराई का पहलू तलाश करते हैं। तो फिर लानत भेजो ऐसे कमजोर लोगों पर। हमेशा वो काम करो जिससे तुम्हारा जमीर मुतमईन हो सके। फिर चाहे दुनिया भक्ति जगती बहुतान लगाती रहे, तुम परवाह मत करना। ये बताओ, जो कुछ तुम्हारी ताई कहकर गई हैं, क्या वो सच है? कर्नल ने उसकी आंखों में देखा और ठहरे ठहरे लहजे में बोले। नहीं अंकल, बिल्कुल बकवास है, मैं वैसी नहीं हूँ। वो सर झटक कर बोली। तो तुम्हारा जमीर मुतमईन है ना? कर्नल ने पूछा तो रमना ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। तो फिर रोना धोना कैसा बेटा? हम भी बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं, लेकिन अपना तो हमेशा यही असूल रहा है कि दुनिया ने जब भी कोई इल्जाम लगाया, हमने खुद को फौरन ही जमीर की अदालत में खड़ा कर दिया। खुद से सवाल किए, खुद ही जवाब दिए। अगर जुर्म साबित हो गया तो फौरन उसकी तलाफी कर दी। अगर जमीर को मुतमईन पाया तो इस बात पर साबित कदमी से डटे रहे। और नतीजा देख लो कि आज हमारी सेहत किस कदर काबिल रश्क है। तुम्हारी तरह कभी बेहोश नहीं हुए। सच पूछो तो मुझे तुमसे ऐसी बुजदिली की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें बहुत बोल्ड और अक्लमंद लड़की समझता था। कर्नल ने उसे समझाया तो वो संभलने लगी। उनकी बातें दिल को छू रही थीं। आई एम वेरी सॉरी अंकल, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो संजीदगी से बोली। दैट्स माई गर्ल, ये वादा है ना? रमना ने उनसे हाथ मिलाया। फिर डॉक्टर ने उसे गोली खिला दी और खुद बेडरूम में छोड़कर आए। उन्होंने सबको सख्ती से रोक दिया कि वो रमना के कमरे में ना जाएं। कर्नल सुबह आने का कहकर चले गए। गोलियों के असर से रमना सारी रात सोती रही। हामदा बेगम और बैरिस्टर अरशद को एक लम्हा भी करार ना मिला। वो बार बार उसके कमरे में जाते और सोई हुई रमना की पेशानी चूम कर पलट आते। अयाज उसके पलंग के करीब कुर्सी डाले जाग रहा था। अयाज, कैसी तबीयत है रानी की? बैरिस्टर अरशद और हामदा बेगम सुबह ही सुबह दबे दबे पाँव रखते अंदर आए। वो रात भर नहीं सोए थे।
ٹھیک ہے انکل، ابھی تک سوئی ہوئی ہے، ایاز نے آہستہ سے کہا۔ نہیں ایاز، میں جاگ رہی ہوں، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ آنکھیں کھول کر بولی، پھر ماں اور باپ کو سلام کیا۔ رمنا بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ ارشد صاحب نے جھک کر پیشانی چومی، ماں نے بڑھ کر لپٹا لیا۔ ڈیڈی، بے حد کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آنکھیں کھولنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ تھکے تھکے انداز سے بولی۔ ہیلو، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ کرنل صدیق وقار کے ساتھ اندر آ گئے، وہ شاید ڈیوٹی پر جانے سے پہلے رمنا کو دیکھنے آئے تھے۔ فائن انکل، وہ دھیرے سے مسکرا دی، وقار کی طرف دیکھا جو اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ بھابی، ہماری رمنا بیٹی کو دودھ اور پھل خوب کھلائیے گا اور مکمل ریسٹ کرنے دیں، اور یہ ڈراپس 3 گھنٹے بعد ضرور دیں۔ ویسے اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، تندرست ہیں۔ کرنل نے معائنہ کیا، پھر تسلی دیتے ہوئے چلے گئے تو بیرسٹر صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ صاحب جی، کرنل شفیق صاحب آئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ فضلو نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہیں بلا لائے۔ ارے انکل شفیق آئے ہیں کیا؟ انہیں آپ نے میری طبیعت کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ وہ تو مجھے دیکھنے ضرور آتے۔ رمنا نے کہا ہی تھا کہ دروازے کی طرف سے ان کی آواز آئی۔ ارے رمنا بیٹے، مجھے تو ابھی ابھی رابعہ نے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ کرنل شفیق نے آ کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا، مزاج پرسی کی۔ ان کی آنکھیں کافی سرخ تھیں اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ انکل، مجھے ثاقب نے بھی فون نہیں کیا ہے، آپ کسی کو بھیج کر اسے واپس بلوا لینا، وہ آ جائے تو میں اس کے لیے دلہن ڈھونڈوں گی۔ وہ وقار کی طرف دیکھ کر بولی، جس کا موڈ آج بھی کچھ ٹھیک ہی تھا اور ثاقب کا نام سننے کے باوجود وہ اپسٹ نہیں ہوا تھا۔ اچھا بیٹا، ضرور بلوا لوں گا اسے، اب آپ آرام کرنے۔ کرنل شفیق ثاقب کا نام سن کر افسردگی سے بولے، پھر بیرسٹر ارشد کا ہاتھ تھام کر باہر چلے گئے۔